अध्याय 5 समाजशास्त्र 1 कक्षा 11वीं। अध्याय 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि समाजशास्त्र जैसे विषयों को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? अन्य विषय की तुलना में समाजशास्त्र उन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से जानते हैं। हम सब एक समाज में रहते हैं तथा हम पहले से ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों तथा अन्य के बारे में अपने अनुभवों के द्वारा काफ़ी हद तक जानते हैं। जब यह पूछना उचित लगता है कि वह क्या है जो समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है, उन्हें समाज वैज्ञानिक क्यों कहा जाए। यह अन्य सभी वैज्ञानिक विषयों की तरह यहाँ भी पद्धतियाँ या कार्यविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है। अंतिम विश्लेषण में समाजशास्त्री आम व्यक्तियों से अलग होने का दावा कर सकते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे कितना जानते हैं या वे क्या जानते हैं, परंतु इसका कारण है कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। यही एक कारण है कि समाजशास्त्र में पद्धति का, मेथड का विशेष महत्व है। समाजशास्त्र की लोगों के जीवंत अनुभवों में गहरी रुचि है। उदाहरण के लिए मित्रता या धर्म या बाजारों में मोलभाव करने जैसी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री सिर्फ दर्शकों का परीक्षण नहीं करना चाहते, अपितु इसमें शामिल लोगों की भावनाओं तथा विचार भी जानना चाहते हैं। समाजशास्त्री उन लोगों के मत को अपनाना चाहते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं तथा विश्व को उनकी आँखों से देखना चाहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के लिए मैत्री का अर्थ क्या है, पता कीजिए। जब कोई व्यक्ति कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो वह धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है, पता कीजिए। एक दुकानदार तथा ग्राहक बेहतर मूल्य पाने के लिए शब्दों तथा भाव भंगिमाओं को परस्पर कैसे समझते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवंत अनुभवों का एक भाग है तथा इनमें समाजशास्त्र की गहन रुचि है। समाजशास्त्र में पद्धति के विशेष महत्व का एक अन्य कारण यह है कि अध्ययन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता है। कुछ पद्धति शास्त्रीय मुद्दे इन पर विचार करते हैं। हालांकि पद्धति शब्द के स्थान पर इसे प्रायः साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है। पद्धति शास्त्र शब्द का आशय अध्ययन की पद्धति से है, मेथड से है। पद्धति शास्त्र मुद्दों या प्रश्नों का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की सामान्य समस्या के बारे में है जो किसी विशेष पद्धति, तकनीक या कार्यविधि से परे है। हम उन तरीकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिनसे समाजशास्त्री वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हो। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिपरकता, इन पर विचार करते हैं। दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठ का आशय पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ होने के लिए हमें वस्तु के बारे में अपनी भावनाओं या मनोवृत्तियों को अवश्य अनदेखा करना चाहिए। व्यक्तिपरक से तात्पर्य है कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित हो। सभी विज्ञानों से वस्तुनिष्ठ होने, ऑब्जेक्टिव होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, विदाउट प्रेजुडिस बायस। परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, जब एक भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करता है या एक वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे सावधान रहते हैं कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित ना कर पाएं। उन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वे हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने अनुसंधान कार्य के परिणामों पर किसी विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति अपनी पसंद का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। तथापि भूवैज्ञानिक तथा वनस्पति शास्त्र
समाजशास्त्री स्वयं उस संसार का हिस्सा नहीं होते जिनका वे अध्ययन करते हैं, जैसा चट्टानों या पौधों की प्राकृतिक दुनिया। उस संसार के इसके विपरीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें वे स्वयं रहते हैं। जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है, इससे समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले पूर्वाग्रह की स्पष्ट समस्या है, क्योंकि समाजशास्त्री भी समाज के सदस्य हैं, उनकी भी लोगों की तरह सामान्य पसंद तथा नापसंद होती है। पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री भी स्वयं एक परिवार का सदस्य होगा तथा उसके अनुभवों का उस पर प्रभाव हो सकता है। यहाँ तक कि समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूहों के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उसके अपने सामाजिक संदर्भों के मूल्यों तथा पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। उदाहरणार्थ, अपने से अलग किसी जाति या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री उस समुदाय की कुछ मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है, जो कि उसके अपने अतीत या वर्तमान के सामाजिक वातावरण में प्रचलित है। समाजशास्त्री इन खतरों से कैसे बचते हैं? इसकी पहली पद्धति अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। इसकी पहली पद्धति है अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। अधिकांशतः समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्य को दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। इस तकनीक को स्ववाचक या कभी-कभी आत्मवाचक कहते हैं। समाजशास्त्री लगातार अपनी मनोवृत्तियों तथा मतों की स्वयं जांच करते रहते हैं। वह अन्य व्यक्तियों के मतों को सावधानी पूर्वक केयरफुली अपनाते रहते हैं, विशेष रूप से उनके मतों को जो उनके अनुसंधान का विषय होते हैं। आत्मवाचकता का एक व्यावहारिक पहलू है किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण करना। अनुसंधान पद्धतियों की श्रेष्ठता के दावे का एक हिस्सा सभी कार्यविधियों के दस्तावेजीकरण तथा साक्ष्य के सभी स्रोतों के औपचारिक संदर्भ में निहित है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु किए गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं तथा वे स्वयं देख सकते हैं हम सही हैं या नहीं। इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परखने या पुनः परखने में भी सहायता मिलती है। तथापि समाजशास्त्री स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास करें, अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा रहती है। उस संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप में उल्लेखित करते हैं जो कि अनुसंधान के विषय पर, रिसर्च के टॉपिक पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है तथा अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय यह उन्हें मानसिक रूप से इसकी शक्तिपूर्ति करने के लिए तैयार करता है। सामान्य भौतिक ज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्यतः सामाजिक विश्व में सत्य के अनेक रूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं तथा इसी कारण से सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धी रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। उदाहरणार्थ, सही कीमत के बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अत्यंत अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्य विषयों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिससे किसी विशेष व्याख्या के सत्य या अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके एवं प्रायः इन शर्तों के तहत सोचना भी लाभप्रद नहीं होता। वास्तव में समाजशास्त्र इस तरीके से जांचने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि इसकी वास्तविक रुचि इसमें होती है कि लोग क्या सोचते हैं तथा वे जो सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। एक अन्य समस्या स्वयं सामाजिक विज्ञानों में उपस्थित बहुविध मतों से उत्पन्न होती है।
सामाजिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी एक बहुनिर्देशात्मक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि इस विषय में प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान हैं। याद करें अध्याय 2 में हुई चर्चा पर। इन सब से समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। वास्तव में वस्तुनिष्ठता की पुरानी धारणा को व्यापक तौर पर एक पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। समाज विज्ञानी अब विश्वास नहीं करते कि वस्तुनिष्ठता एवं अरुचि की पारंपरिक धारणा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ऐसे आदर्श भ्रामक हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाजशास्त्र के माध्यम से कोई लाभप्रद ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या वस्तुनिष्ठता एक व्यर्थ संकल्पना है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठता को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। बहुविध पद्धतियाँ तथा पद्धतियों का चयन, उन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र में बहुविध सच्चाइयाँ तथा बहुविध दृष्टिकोण होते हैं, यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि इसमें बहुविध पद्धतियाँ भी हैं। समाजशास्त्रीय सच्चाई की ओर कोई भी एक रास्ता नहीं जाता। हालांकि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अनेक विधियां हैं जो अधिकतम या न्यूनतम उपयोगी हैं, तथापि प्रत्येक पद्धति का अपना महत्व रहता है तथा कमजोरी होती है। अतः पद्धतियों की श्रेष्ठता या निम्नता के बारे में तर्क करना निरर्थक है। यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर देने के लिए चयन की गई पद्धति मेथड क्या उपयुक्त है, उचित है, सूटेबल है या नहीं। उदाहरणार्थ, यदि कोई यह जानना चाहे कि क्या अधिकांश भारतीय परिवार अभी तक संयुक्त परिवार हैं, तो इसके लिए जनगणना या सर्वेक्षण श्रेष्ठ पद्धतियाँ होंगी, यानी पॉपुलेशन सेंसस और सर्वे। तथापि यदि कोई संयुक्त और मूल परिवार, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त और न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त और मूल परिवारों में स्त्रियों की तुलना करना चाहे तो साक्षात्कार, इंटरव्यू के जरिए वैयक्तिक अध्ययन या सहभागी प्रेषण उपयुक्त पद्धतियाँ हो सकती हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्यतया प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत से तरीके हैं। उदाहरण के लिए मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियों में अंतर करना परंपरागत है। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, गुणात्मक क्वालिटेटिव। पहली पद्धति मात्रात्मक में गणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है या घटकों को नापा जाता है, समानुपात, औसत और इसी तरह से अन्य। जबकि दूसरी पद्धति अत्यधिक अमूर्त तथा दूसरी पद्धति यानी गुणात्मक अत्यधिक अमूर्त है, जबकि दूसरी पद्धति अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली प्रघटनाओं जैसे कि मनोवृत्तियों, एटीट्यूड्स, भावनाओं, फीलिंग्स, इमोशंस एवं इसी तरह अन्य का अध्ययन स्टडी करती है। जैसे पद्धतियों के बीच का संबंधित अंतर है कि एक वह पद्धति जो प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है और दूसरी प्रेक्षण ना किए जा सकने वाले अर्थों, मूल्यों तथा अन्य व्याख्यात्मक चीज़ों का अध्ययन करती है। पद्धतियों मेथड्स के वर्गीकरण का एक और तरीका इनके बीच आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। डाटा के कैलकुलेशंस के आधार पर डिफरेंस करना। एक द्वितीयक या पहले से उपलब्ध आंकड़ों, अन्य रिकॉर्डों पर निर्भर है। दूसरी वह जो नए या प्राथमिक आंकड़े बनाती हैं। अतएव ऐतिहासिक पद्धतियाँ परंपरागत रूप में भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री, सेकेंडरी सोर्सेज पर निर्भर हैं, जबकि साक्षात्कार, इंटरव्यू से प्रारंभिक आंकड़ों, प्राइमरी डेटा की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य पद्धतियाँ, मेथड्स भी हैं। वर्गीकरण का एक अन्य तरीका व्यष्टि, माइक्रो तथा समष्टि, मैक्रो पद्धतियों को अलग करने का है। व्यष्टि पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। अतः साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण को व्यष्टि पद्धतियाँ माना जाता है। समष्टि पद्धतियाँ वे हैं जो बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों, जिसमें अधिक संख्या में अन्वेषक तथा उत्तरदाता शामिल होते हैं, का समाधान कर सकती है। समष्टि पद्धति का सबसे आम उदाहरण सर्वेक्षण अनुसंधान है। यद्यपि कुछ ऐतिहासिक पद्धतियाँ भी समष्टि प्रघटनाओं का अध्ययन कर सकती हैं। वर्गीकरण का ढंग चाहे जो हो, यह याद रखना आवश्यक है कि यह एक
परंपरा का विषय है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बीच विभाजक रेखा की ज़्यादा तीक्ष्ण होने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना या किसी एक को दूसरी के साथ अनुपूरक की तरह इस्तेमाल करना संभव है। पद्धति का चयन कैसे होता है? सामान्यतः पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज़ तथा समय या संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्ति विभिन्न अनुकूल बिंदुओं पॉइंट्स से समान अनुसंधान समस्या पर बहुविध पद्धतियों का प्रयोग करना है। इसी को कभी कभी त्रिभुजन कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से दोहराना या उसको ठीक तरह से परिभाषित करना। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता के लिए विभिन्न पद्धतियाँ प्रयोग की जा सकती हैं ताकि सिर्फ एक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त परिणामों की तुलना में और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। क्षेत्रीय कार्य की श्रेणी पर आधारित पद्धतियों में भी हम आपको सबसे प्रसिद्ध सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा सहभागी प्रेक्षण से परिचित कराएंगे। सहभागी प्रेक्षण अवलोकन क्या है, इन पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र में, विशेष रूप से सामाजिक मानव विज्ञान में लोकप्रिय सहभागी प्रेक्षण का आशय एक विशेष पद्धति से है जिसके द्वारा समाजशास्त्री उस समाज, संस्कृति तथा अन्य उन लोगों के बारे में सीखता है जिनका वह अध्ययन कर रहा होता है। अध्याय 1 में समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान पर की गई चर्चा का स्मरण करें। यह पद्धति अन्य पद्धतियों से कई प्रकार से अलग है। सर्वेक्षणों या साक्षात्कारों जैसा प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करने वाली अन्य पद्धतियों के विपरीत क्षेत्रीय कार्य में अनुसंधान के विषय के साथ लंबी अवधि की अंतर्क्रिया शामिल होती है। सामान्यतः समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी कई महीनों, लगभग 1 वर्ष या कभी इससे ज़्यादा भी उन लोगों के बीच उनकी तरह बनकर व्यतीत करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। बाहरी अर्थात वहाँ का निवासी ना होने के कारण मानव विज्ञानी को अपने आप को मूल निवासियों की संस्कृति में उनकी भाषा सीखकर तथा उनके प्रतिदिन के जीवन में निकट से सहभागी बनकर उनमें ही मिलना पड़ता है ताकि समस्त स्पष्ट तथा अस्पष्ट ज्ञान कौशल को प्राप्त किया जा सके अंदर के निवासियों के पास होता है। समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी की रुचि कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है। सहभागी प्रेक्षण क्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके सीखना होता है। वास्तव में यह एक बच्चे के उदाहरण जैसा है जिसमें समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी से आशा की जाती है कि वह अपने अपनाए गए समुदायों के बारे में प्रत्येक वस्तु ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तरीके से सीखे जैसा कि एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है। सहभागी प्रेक्षण को प्रायः क्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञानों की देन है। इन विषयों में वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते बल्कि उन्हें अपने विषयों के बारे में जानने के लिए क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य पर चर्चा करते हैं। प्रश्न, वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य करते समय क्या करता है? सामान्यतः यह वह समुदाय जिसका वह अध्ययन करता है की जनगणना कर कार्य प्रारंभ करता है। इसमें समुदाय में रह रहे सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूची लिस्ट जिसमें उनके लिंग, आयु, वर्ग तथा परिवार जैसी सूचना भी है बनाना शामिल है। इसके साथ ही गांव या रहने की जगह का भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास किया जा सकता है जिसमें घरों तथा सामाजिक तौर पर संबंधित अन्य जगहों की स्थिति भी शामिल होती है। अपने क्षेत्रीय कार्य की प्रारंभिक अवस्था में मानव विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है समुदाय की वंशावली बनाना। यह जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित हो सकती है परंतु इसका आगे विस्तार होता है क्योंकि इसके आधार
आधार पर प्रत्येक सदस्य का वंश वृक्ष बनाना तथा जहाँ तक संभव हो सके वंश वृक्ष का पीछे की तरफ विस्तार करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए किसी भी परिवार या घर के मुखिया से उसके रिश्तेदारों, उसकी पीढ़ी में भाइयों बहनों तथा चचेरे भाई बहनों के बारे में, तत्पश्चात उसके माता पिता की पीढ़ी में उनके माता पिता, उनके भाइयों बहनों आदि के बारे में, इसके बाद परदादा दादी तथा उनके भाइयों बहनों आदि के बारे में, इसके बाद परदादा परदादी इनके बारे में और आगे इसी तरह से पूछा जा सकता है। यह कार्य उतनी पीढ़ियों तक के लिए किया जा सकता है जितना व्यक्ति याद रख सकता है। किसी एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना की जांच अन्य संबंधियों से वही प्रश्न पूछकर की जा सकती है तथा पुष्टि के बाद एक विस्तृत वंश वृक्ष बनाया जा सकता है। यह अभ्यास सामाजिक मानव विज्ञानियों को समुदाय की नातेदारी व्यवस्था को समझने में सहायता करता है। साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न संबंधी किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं तथा इन संबंधों को कैसे बनाए रखा जाता था इसका पता चलता है। एक वंशावली मानव विज्ञानी को समुदाय की संरचना के बारे में जानने में सहायता करती है तथा व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें लोगों से मिलने तथा समुदाय की जीवन शैली में घुलने मिलने में सहायक होती है। इस आधार पर चलकर मानव विज्ञानी लगातार समुदाय की भाषा सीखता है। वह समुदाय के जीवन का प्रेक्षण करता है तथा एक विस्तृत नोट तैयार करता है जिसमें सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख होता है। मानव विज्ञानियों की रुचि विशेष रूप से त्योहारों, धार्मिक या अन्य सामूहिक घटनाओं, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के पालन पोषण के साधनों जैसे प्रसंगों में होती है। इन संस्थाओं और व्यवहारों के बारे में जानने के लिए मानव विज्ञानी को उन वस्तुओं के बारे में अंतहीन प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिन्हें समुदाय के सदस्य कोई महत्व नहीं देते। इस भावना के तहत मानव विज्ञानी को एक बच्चे की तरह होना चाहिए तथा हमेशा क्यों, क्या एवं अन्य प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इसके लिए मानव विज्ञानी अधिकांश सूचना हेतु एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर होता है। ऐसे व्यक्तियों को सूचनादाता या मुख्य सूचनादाता कहा जाता है। प्रारंभिक दिनों में मूल सूचनादाता शब्द का प्रयोग किया जाता था। सूचनादाता मानव विज्ञानी के लिए अध्यापक का काम करते हैं तथा मानव विज्ञानी अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय कार्य के दौरान मानव विज्ञानियों द्वारा बनाए गए विस्तृत क्षेत्रीय नोट भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इनको प्रतिदिन बिना किसी त्रुटि के लिखा जाना चाहिए तथा ये एक दैनिक डायरी का रूप भी ले सकते हैं या इनके साथ एक दैनिक डायरी भी लिखी जा सकती है। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो सामान्यतः समान तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक समाजशास्त्री भी उन समुदाय में रहता है और उसके अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है। तथापि एक मानव विज्ञानी के विपरीत जो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दूर दराज के जनजातीय समुदाय में चला जाता है, समाजशास्त्री अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समाजों के समुदायों में करते हैं। समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है तथा यद्यपि उसे अपना अधिकांश समय समुदाय के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य अलग रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसा कि दूसरे अमेरिकन समाजशास्त्री मिशेल बुरावो के कार्य में किया गया है। उन्होंने शिकागो कारखाने में अनेक महीनों तक कारीगर के रूप में कार्य किया तथा कामगारों के दृष्टिकोण से कार्य के अनुभव के बारे में लिखा। भारतीय समाजशास्त्र में ग्रामीण अध्ययनों में क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों को प्रयोग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सन 1950 में अनेक भारतीय तथा विदेशी समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी गांवों के जीवन तथा समाज पर कार्य करने लगे तथा मानव विज्ञानी गांव के जीवन तथा समाज पर कार्य करने लगे। गांव ने जनजातीय समुदायों की भूमिका निभाई जिनका अध्ययन आरंभिक मानव विज्ञानियों द्वारा किया गया था। यह भी एक सीमित समुदाय था तथा इतना छोटा था कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता था। अर्थात समाजशास्त्री गांव में लगभग प्रत्येक को जान सकता था तथा वहाँ के जीवन का पता लगा सकता था। तथापि मानव विज्ञान का सरोकार अधिकतर आदिम समुदायों से होने के कारण उपनिवेशवादी भारत में यह लोकप्रिय नहीं था।